हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी आज आपको क्रीमी लेयर नामक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बड़ा ही प्रैक्टिकल, बड़ा ही व्यवहारिक टॉपिक है। और इस टॉपिक को लेकर लगातार स्टूडेंट को डाउट्स रहते हैं, कई सारी पूर्व भ्रांतियां रहती हैं। वो सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और ये टॉपिक पर वही पकड़ आपकी होगी जो मेरी पकड़ है, बाई गार्ड बता रहा हूं। ओके, तो अभी देख लेंगे आप 15 से 20 मिनट में ये कैसे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस पर आपका कमांड होगा और विद इन सेकेंड आप एग्जाम हॉल में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पूरा बैकग्राउंड आप समझ पाएंगे। ओके, तो याद रखना, हम लोग या भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत में, अंग्रेजों का रूल था। तो अंग्रेजों के जमाने से ही भारत में आरक्षण की बात कही गई थी, क्योंकि भारत में अनेक जातियां थी, अनेक धर्म थे, अनेक संप्रदाय थे, तो बहुत ज्यादा विभिन्नताएं थी, बहुत ज्यादा डाइवर्जन था भारत में। और इसी का फायदा अंग्रेज उठा रहे थे, तभी तो 200 साल तक भारत में रूल करते हैं। तो आप जानते होंगे अंग्रेजों ने हंटर कमीशन की स्थापना करी थी। हंटर कमीशन अंग्रेजों ने ही स्थापित किया था और ये आरक्षण से संबंधित है। बाय द वे, हम लोग उतने पुराने बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर अपना एक टॉपिक क्रीमी लेयर से हटकर आरक्षण बन जाएगा। तो आरक्षण एक बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील टॉपिक है और जहां तक मेरा प्रयास रहता है बीइंग अ टीचर कि भैया इस सेंसिटिव टॉपिक से, संवेदनशील टॉपिक से खुद को दूर ही जितना रखूं उतने सही है। नहीं तो फिर बहुत बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं और क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर भी स्वयं भी उठने लगता है कि सर आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं या आरक्षण का फेवर कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए सेंसिटिव टॉपिक को हम लोग साइड में ही रखते हैं और बहुत ही सावधानी से हम लोग क्रीमी लेयर टॉपिक समझते हैं। तो याद रखना, ये जो क्रीमी लेयर शब्द है ना, ये किस वर्ग के लिए यूज किया गया है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो क्रीमी लेयर शब्द ना ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यूज किया गया है, ये भूलना नहीं है। ओबीसी के लिए ही क्रीमी लेयर शब्द का यूज हुआ। क्रीमी लेयर मतलब क्रीम की लेयर, क्रीम की परत, मलाईदार परत। तो भैया ये दूध वाली परत नहीं है कि जो हम लोग जब दूध बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें परत ना जम जाती, देखा होगा आपने। हमारे यहाँ उधी भाषा में बोलते हैं, अमेठी में साड़ी जम जाना। तो आपके यहाँ भी लोकल भाषा में कुछ बोलते होंगे, वो जो लेयर होती है जम जाती है, बड़ी टेस्टी और एनर्जेटिक लेयर होती है। तो ऐसे ही क्रीम की परत, ऐसे ही मलाई की परत ओबीसी में भी है। वैसे है तो हर वर्ग में है, लेकिन स्पेशली इस क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग यहां पर आज की टॉपिक में ओबीसी वर्ग के लिए किया जा रहा है। कि मतलब ओबीसी में वो संपन्न लोग जो ओबीसी आरक्षण का फायदा लेते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा लेते हैं, उनको इसका फायदा ना मिले, रिजर्वेशन आरक्षण का फायदा ना मिले और उनको ओबीसी के रिजर्वेशन से अलग कर दिया जाए और अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाए। होना भी चाहिए भाई, कोई आईएएस है, आईपीएस है, एमएलए है, एमपी है, बड़े बड़े संवैधानिक पद पर है, उसकी लाखों करोड़ों में इनकम है, तो उसके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए ना। तो याद रखना, इसी से संबंधित है ये क्रीमी लेयर। तो याद रखना, हमारे संविधान में जब अपना संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंट ऑन 26 जनवरी 1950। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। पॉइंट शुड बी नोटेड। केवल एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन था। केवल एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हमारे संविधान में आरक्षण था, ओबीसी के लिए भाई कोई आरक्षण ना था। 1953 में
1953 में काका कालेलकर समिति की स्थापना होती है, काका कालेलकर समिति गठित होती है और इसने 1955 में रिकमेंडेशन दी ओबीसी के लिए। लेकिन इस समिति के ने जो रिकमेंडेशन दी ओबीसी को लेकर उसको तो इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन जो एससी और एसटी से संबंधित रिकमेंडेशन दी सरकार को, केंद्र सरकार को, उसको लागू किया गया। तो याद रखना, ओबीसी आरक्षण से संबंधित स्वतंत्र भारत की पहली कमेटी होती है, पहला आयोग था काका कालेलकर समिति। ये एग्जाम में आ चुका है। देन आफ्टर मंडल आयोग की स्थापना होती है और मंडल आयोग, मंडल कमीशन ने 1980 में 1980 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, अपना रिकमेंडेशन देती है ये कमेटी, ये समिति। और इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, जो सलाह थी, उसको 10 साल तक लागू नहीं किया गया। 10 साल बाद एक घटना होती है, गठबंधन सरकार थी, अलायंस गवर्नमेंट थी 1990 में, 1990 में, और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका और ओम प्रकाश चौटाला का, जानते होंगे हरियाणा के बड़े जाट नेता हैं ओम प्रकाश चौटाला, अब तो दुर्भाग्यवश तिहाड़ में हैं, सलाखों के पीछे हैं। और इनके पोते हैं दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के जो हेड हैं, अभी उनका और बीजेपी की गठबंधन सरकार है हरियाणा में। तो ये बैकग्राउंड कभी हम बाद में बताएंगे। तो ओम प्रकाश चौटाला और बीपी सिंह में मनमुटाव हो जाता है और अब बीपी सिंह को लगा कि कभी भी ओम प्रकाश चौटाला समर्थन वापस ले सकते हैं और समर्थन वापस लेते ही हमारी सरकार, जो गठबंधन सरकार है, गिर जाएगी। तो आगामी चुनाव के लिए अपने आप को मजबूत करने के लिए बीपी सिंह ने क्या किया, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू कर दिया। कब? 1990 में, 1990 में, ताकि आगामी चुनाव में, जो आम चुनाव हो, उसमें बीपी सिंह को ओबीसी आरक्षण का फायदा मिल सके और लगभग 50% जो पॉपुलेशन थी ओबीसी की, उसका झुकाव बीपी सिंह की तरफ हो सके और बीपी सिंह दोबारा फुल मैंडेट, कंप्लीट मैंडेट पा सके, पूर्ण बहुमत पा सके और पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। इसी चक्कर में बीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया। वो बात अलग थी कि ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया क्योंकि 27% आरक्षण की बात कही गई और 27% आरक्षण लागू किया गया, मतलब एससी और एसटी मिलाकर 22.5% हुआ, इससे भी ज्यादा ओबीसी को दिया गया। और इसी नाते आरक्षण का शुरू से विरोध हो रहा था क्योंकि जो एससी एसटी के लिए भी आरक्षण संविधान में लागू किया गया था 1950 में, वो परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी था कि 1960 में ये एससी एसटी वाला आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, समाप्त हुआ नहीं हुआ, न किसी की हिम्मत है। 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, इसको बढ़ा दिया जाता है। अभी लास्ट टाइम भी 2020 में एससी एसटी के लिए आरक्षण का जो प्रावधान संविधान में किया गया था उसको समाप्त होना था, लेकिन 20 से 10 साल फिर बढ़ा दिया गया 30 में। अब क्या 30 में समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक मायावती, रामविलास पासवान, रामदास अठावले और भीम आर्मी जैसी पार्टियां हैं, जैसे लोग हैं, तो आपको लगता आरक्षण समाप्त होगा? एक बार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू करने का प्रयास किया, आपने देखा होगा 1 अप्रैल को जगह जगह चक्का जाम हो गया, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। तो भैया, जिसको आरक्षण का फायदा मिल रहा है ना, बुरा मत मानना अगर आपको आरक्षण का फायदा मिल रहा हो, तो वो जब आरक्षण समाप्त किया जाएगा तो पक्का वो विरोध करेगा। और जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो क्या सोचेगा कि आरक्षण समाप्त किया जाए या हमें भी, जनरल को भी आरक्षण दिया जाए। हुआ क्लियर? तो बीपी सिंह ने ऐसा काम कर दिया। बाद में बीपी सिंह जब दोबारा आम चुनाव हुए तो सरकार नहीं बना पाते हैं और फिर इनके बाद चंद्रशेखर आते हैं, वो भी साल भर में ही उनकी भी सरकार गिर जाती है। और 1991 में एक घटना होती है, चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है और फिर एक ही चरण का चुनाव हुआ था। जैसे कई चरण में चुनाव होते हैं ना, अभी 2017
अभी 2019 में आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, 2024 तक इसका टेन्योर है, कार्यकाल है। तो 7 चरण में चुनाव हुए थे ना 2019 के लोकसभा चुनाव। तो ऐसे ही 5 चरण में चुनाव होने थे 1991 में। एक ही चरण, एक ही स्टेप का चुनाव हो पाया था कि चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। और फिर क्या था, बड़े पैमाने पर सिंपैथी कांग्रेस के प्रति लोगों की गई और बड़े पैमाने पर जो शेष 4 चरण बचे थे उसमें बहुत ज्यादा रुझान कांग्रेस को मिला। और इसका नतीजा भी मिलता है, जब रिजल्ट आया पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है कांग्रेस की और फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। याद रखना, पीवी नरसिम्हा राव ने, चूंकि अब इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो लागू कर दी गई, सिफारिश लागू कर दी गई थी, इससे बहुत ज्यादा जनरल लोग भी नाराज थे। तो अब पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया, जनरल वर्ग को खुश करने के लिए, सामान्य वर्ग को खुश करने के लिए इन्होंने कहा कि हम सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी 10% आरक्षण देंगे। ओके, तो जनरल वर्ग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट किया, ऐसी घोषणा करी। बाद में आप जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ। तो इंदिरा साहिनी भी यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो विवाद है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और इस जजमेंट में जो रिजल्ट निकल कर आया इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ वाले वाद में, कि ओबीसी आरक्षण को लागू रखा जाएगा। जो 27%, 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, वो इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में इसको कंटिन्यू रखा गया। लेकिन इसमें क्या किया गया, ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया। एक अलग से कंडीशन जोड़ी गई कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर लोग हैं, मतलब मलाईदार जो तबका है, उस मलाईदार तबके को ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। हुआ क्लियर, उसको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। तो याद रखना है 1992 में ऐतिहासिक फैसला आया। इसमें क्या कहा गया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कंटिन्यू रखा गया, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर नामक नया प्रावधान जोड़ा गया इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ जजमेंट के बाद। ओके, और 1993 में जो कंडीशन रखी गई, जो लिमिटेशन रखी गई, वो क्या रखी गई कि वो ओबीसी परिवार, अदर बैकवर्ड कास्ट, वो अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी परिवार की इनकम 1 लाख एनुअल, ये क्या है जो दिया गया है ना, ये एनुअल है, वार्षिक है। तो वो परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 1993 में जो कंडीशन रखी गई 1 लाख वार्षिक या उससे ज्यादा है, उनको ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा। समय के साथ साथ जैसे महंगाई बढ़ती गई, जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती गई, इस क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाया जाने लगा और बढ़ता चला गया क्रीमी लेयर का दायरा। 2004 में 2.5 लाख एनुअल हो गया कंडीशन, 2008 में 4.5 लाख, 2013 में 6 लाख और 2017 में 8 लाख। मतलब वर्तमान में क्या है कि ऐसे ओबीसी परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 8 लाख या 8 लाख से ज्यादा है, उनको या उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, उनको क्या माना जाएगा, क्रीमी लेयर। हुआ क्लियर? अच्छा, तो जैसे ओबीसी में जो अमीर लोग हैं, एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, ए क्लास, बी क्लास के लोग है ना, या जिनकी इनकम ज्यादा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो उनको जिनकी इनकम 8 लाख एनुअल से ज्यादा है, उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा और उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, ताकि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का फायदा दूसरे वंचित लोगों को मिल सके जो वास्तविक हकदार हैं आरक्षण के। तो ऐसा ही प्रावधान, ये जो क्रीमी लेयर वाली कंडीशन है, ये एससी और एसटी में भी तो लागू होनी चाहिए। आप एससी एसटी भी होंगे तो प्लीज हाँ मत कहना या ना मत कहना, सोच समझ के बोलना जल्दी। तो क्या लागू होनी चाहिए क्रीमी लेयर वाली कंडीशन? ना कि हाँ
सोच समझ लिया ना, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है भाई। हमारी क्लास में तो लड़ाई होने लगती है, कुछ लड़के कहते हैं आरक्षण लागू होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए। वह मास्टर पढ़ा रहा है क्लास में, हो गई मार, क्लास बंद करनी पड़ती है। और बाद में जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं बोलते हैं हमें बुला के कि तिवारी सर यार आप तुमने क्या पढ़ा दिया, ये ऐसे टॉपिक प्लीज मत पढ़ाया करो। ठीक, जैसे क्लास में मार होने लगी भाई। सभी वर्ग के लोग होते हैं ना, कुछ कहते हैं हाँ होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए। इसीलिए भैया सोच समझ के बोलना। मेरी राय क्या है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, अब तो यहाँ की तो कोई लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता। क्या करेंगे आप, ज्यादा ज्यादा डिसलाइक कर सकते हैं, पसंद आएगा तो लाइक करेंगे और पक्का लाइक करेंगे अगर आप समझदार होंगे तो ऐसे ही क्रीमी लेयर लोग ना, जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो एससी और एसटी में भी तो है। एससी और एसटी में भी तो मलाईदार लोग हैं। अब मायावती जैसे लोग हैं, रावण भीम आर्मी हेड जो हैं, रामदास अठावले, रामविलास पासवान, ऐसे लोगों को या ऐसे परिवार के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए ना। तो याद रखना, ये सोच समझ के आप इसका आंसर करना। तो जब एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाएगा ना, तो वास्तविक जो एससी एसटी है, जो हकदार है आरक्षण का, जो बाबा साहब अंबेडकर की जो कल्पना थी कि सभी बराबर हों, और जो दलित हैं, जो उनका हमेशा से शोषण होता आया है और शोषित वर्ग रहा है, उसको भी मुख्य धारा में लागू शामिल किया जाए, मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। जब तक भैया यहां भी क्रीमी लेयर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बराबरी नहीं आएगी। क्योंकि जो एससी एसटी आरक्षण का फायदा है वो अमीर लोग ले लेंगे, गरीब लोगों तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो पहली बार आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी के लिए जो क्रीमी लेयर का प्रावधान संबंधित जो विवाद है उसकी सुनवाई कर रही है। और मुझे जो लगता है कि जहां तक एससी एसटी के लिए भी जल्द ही क्रीमी लेयर नामक कॉन्सेप्ट जोड़ा जाएगा, और जोड़ा भी जाना चाहिए, ताकि गरीबों को, जो वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं एससी एसटी वर्ग के, उनको भी मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। ओके, अच्छा। तो अब पीवी नरसिम्हा राव ने 10% आरक्षण की घोषणा कर दी थी अनारक्षित वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, लेकिन वो इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ था। आगे चल के पीवी नरसिम्हा राव की घोषणा को, कांग्रेस की घोषणा को अमली जामा किसने पहनाया, इंप्लीमेंट किसने किया? बीजेपी गवर्नमेंट ने। और 1 फरवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण लागू किया गया। हमारे संविधान में बताया गया है कि 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसकी सीमा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहले क्या था, एससी एसटी मिला के 22.5, और ये हो गया कितना, 27.5। ओबीसी के लिए 49.5 था, 49.5%। 10% ये भी जोड़ लो तो कितना हो गया जी, 59.5%। तो समय सीमा जो सीमा रखी गई थी, लिमिटेशन रखी गई थी, वो पार कर गई कि नहीं कर गई? पार कर गई। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण आया। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? तो ईडब्ल्यूएस मतलब ऐसे सामान्य वर्ग के ऐसे लोग, अनरिजर्व कैटेगरी के ऐसे लोग जो गरीब हैं बेचारे, इनकी कई कंडीशन रखी गई हैं कि शहरों में 200 गज से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, गांव में इतने बीघे से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, इतना बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए, इतना जेवर नहीं होना चाहिए, ऐसे इतनी की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ऐसे कई कंडीशन रखी गई हैं। और उस कंडीशन के बाद ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, तो अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है, बड़े पद पे है, A क्लास B क्लास में, तो आप पक्का है
EWS का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। अगर सामान्य वर्ग से हैं आप और गरीब हैं तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और तभी इसका फायदा सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में आप पा पाएंगे। तो जनरल में भी, सामान्य वर्ग में भी तो माना कि संपन्न लोग हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो बहुत गरीब लोग हैं। बहुत सारे लोग रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं सामान्य वर्ग में भी, तो उनको भी आरक्षण देना फिर जायज है ना? हुआ क्लियर? तो आशा करता हूं ये मलाईदार परत, मलाईदार तमगा, क्रीमी लेयर नामक जो टॉपिक है इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और एकदम कॉन्सेप्चुअल 1 नंबर तरीके से। 2 नंबर तो मैं कभी पढ़ाते ही नहीं हूं। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी, मेरा लोगो सरलता जिनकी पहचान। तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो आशा करता हूं कि क्रीमी लेयर नामक कॉन्सेप्ट जो स्पेशली ओबीसी से संबंधित है, इन फ्यूचर शायद SC ST से भी संबंधित हो जाए। ये क्रीमी लेयर नामक टॉपिक अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो गया हो तो प्लीज लाइक करने में कोताही कंजूसी मत करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कोई डाउट, कोई प्रश्न फिर भी मन में है तो कमेंट बॉक्स है, चैट बॉक्स, वहां पर अपनी कमेंट डालिए, मैं खुद उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा एज सून एज पॉसिबल। जय हिंद, जय भारत।